Good morning, guys. So, today we are doing the second class of chapter 1 of history of class 9th. कल हमने देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट किया था कल। उसमें हमने देखा कैसे रेवोल्यूशन हुआ, क्या सिचुएशन थी वहाँ सोसाइटी की। 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी सोसाइटी, क्लर्जी, नोबिलिटी और द थर्ड क्लास और थर्ड एस्टेट, जिसमें पेसेंट, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स ये सारे आते थे। कितनी सारी प्रॉब्लम थी। किंग किंग बहुत डिस्पोटिक था वहाँ पे। एक्स्ट्रा वेगेंस था, टैक्स बहुत ज़्यादा था, ये सब था। इन सब को लेके जब प्रोटेस्ट हुए, अफवाहें फैला दी गई सारी कि किंग हम सबको मार डालेगा। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने बेस्टाइल जो थी फोर्ट्रेस प्रिजन, उसको तोड़ के वहाँ के जो भी क्रिमिनल्स थे या जो भी कैदी थे वहाँ पे उनको रिहा कर लिया। और इट वाज अ टाइप ऑफ, सब जगह पूरे फ्रांस में ये सब फैल गया और लोग इकट्ठे होते गए, होते चले गए और रेवोल्यूशन टाइप ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। नेशनल असेंबली इकट्ठी हुई। किंग ने बुलाया था कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, इसके लिए थर्ड एस्टेट को बुलाया था। जो 600 लोग गए थे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बन के, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया फ्रांस की। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही जाएंगे, तब तक हम इकट्ठे रहेंगे यहाँ पे वर्सेलिस में। तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किंग ने बोला कि चलो हम मानेंगे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमें मोनार्क रहने दो। उसको मोनार्क रहने दिया, मतलब वहाँ का किंग रहेगा वो, लेकिन देश चलेगा एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने को कहा किंग ने। अभी आज हमें देखना है, मोनार्की बन चुकी थी कल। आज हमें देखना है कि कैसे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कैसे मोनार्की बन चुकी थी, अब मोनार्की ख़त्म करके रिपब्लिक। रिपब्लिक असल में है क्या? रिपब्लिक का मतलब है, मोनार्की थी कि राजा था हेड वहाँ का, फ्रांस का। रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी फ्रांस का हेड होगा या जो भी फ्रांस की गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड होगी। वो चुनाव से बन के, लोग चुन के उसको बनाएंगे। इसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो डायरेक्ट हेड या सबसे बड़ा जो हेड होता है किसी भी कंट्री का, वो इलेक्टेड हेड होगा या चुनाव लड़के आएगा, वो उसे बोलते हैं रिपब्लिक। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Russia. हमने बताया पहले कि किंग ने बोला चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हम उसको मानेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम था वो था मोनार्क की पावर्स को लिमिट करना या कम करना। तो किंग को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, होने ही वाली थी। किंग ने बोला, लेकिन उसने डर के मारे, क्योंकि पूरा फ्रांस इकट्ठा हो चुका था, उसने डर के मारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार हो गया वो। और फिर वो सीक्रेटली उसने नेगोशिएट किया किंग ऑफ प्रशिया से। प्रशिया एक कंट्री है, एक देश था उस टाइम, अभी भी है। तो उससे कुछ डील उसने किंग ने कर ली या उससे बात कर ली सीक्रेटली। असल में बात क्या थी, वो टाइम ऐसा चल रहा था जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि सबको, पूरी दुनिया में सबको डर था कि अगर ये लहर शुरू हो गई रेवोल्यूशन की, क्रांति की, कि लोग भड़कना शुरू हो गए, तो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश, सब जगह यही होगा। तो वहाँ सब राजा डरे हुए थे सब जगह के। तो उन्होंने सब ने मिल के सोचा कि हम सब मिल के फ्रांस की मदद करेंगे और अपनी आर्मीज़ यहाँ भेजेंगे, जिससे कि हमारी आर्मी फ्रांस में जाके सप्रेस कर दे पूरे प्रोटेस्ट को और सब कुछ ख़त्म कर दे और राजा को वापस पावर दिला दे। ये होने वाला था, ये तैयारी चल रही थी। इसके पहले ही हम देखते हैं कि बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले ये हो पाता कि बाहर के लोग आके फ्रांस में कि लोगों पर अटैक करते और राजा को पावर वापस दिलाते। जो नेशनल असेंबली थी, ये नेशनल असेंबली वही है जो 600 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे थर्ड एस्टेट के। ये वही नेशनल असेंबली है। इसने वोट किया कि वोट मतलब सब तैयार हो गए इकट्ठे होके, और इन्होंने बोला कि चलो हम प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे वार करेंगे या युद्ध छेड़ देंगे। युद्ध छिड़ा नहीं था इन्होंने भी। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army.
लोग आर्मी में आने के लिए उतावले हो गए कि चलो यार ये तो आज़ादी की लड़ाई है, पूरे यूरोप को आज़ाद कराना है, ये सब करके लोग एकदम भड़क उठे और देशभक्ति दिखाने लगे से बोले कि यार सब लोगों की आज़ादी, सबको आज़ाद करना है, सब अपने ही हैं, ये सब करके। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, ये जो मैंने अभी बताया। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज मर्सेलिस। जो मर्सेलिस है ये गाना उन्होंने गाना, जैसे हमारे वंदे मातरम हमने गाया या जनगण मन हमने गाया, इस तरीके से उन्होंने भी पेट्रियाटिक सॉन्ग, देशभक्ति वाले गाने गाना शुरू किया। तो ये उनमें सबसे पहले गाया गया था मर्सेलिस। ये वहाँ के पोएट थे, पोएट रोगेट, इन्होंने इसको लिखा था। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and got its name. और हम बाद में देखते हैं कि मर्सेलिस जो है ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बाद में बना दिया गया। तो ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है? मर्सेलिस। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। ओके। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब हम देखते हैं कि जैसे कि लोग सब आर्मी में चले गए, या रेवोल्यूशनरी, वो प्रॉपर आर्मी तो नहीं थी बिकॉज अभी रेवोल्यूशन चल ही रहा था, लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांति के लिए लड़ाइयाँ, क्रांति लाए लोग सब मिलके। इस सबसे हम देखते हैं लड़ाइयों से पैसे तो आता नहीं है और घर तो चलना है ना, तो दे ऑल फेस्ड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, मतलब पैसे की बहुत तंगी उन्होंने झेली रेवोल्यूशन के चलते। एक हम बहुत ही प्यारी चीज़ यहाँ देखते हैं कि जो लोग थे, मेन थे, हस्बैंड्स ऑफ द फैमिली या फादर्स या ब्रदर्स जो भी थे, वो सारे लड़ाई के लिए तैयार थे, और जो विमेन थी वो घर चलाने के लिए तैयार थी, कि चलो ठीक है हम चला लेंगे। लेडीज़ ऑफ द हाउस लाइक मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स, दे ऑल दे सेड ओके चलो, एंड दे हैव टू अर्न द लिविंग, उनको पैसे कमाने पड़े घर चलाने के लिए। वहाँ हमने अभी पिछले सेक्शन में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में, कि जो वोटिंग राइट्स दी गई थी रेवोल्यूशन के बाद भी, मतलब नेशनल असेंबली ने भी जो राइट्स, वोटिंग राइट्स दी थी, वो सिर्फ उनको दी थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जिनकी थी और जो टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते थे, और जिनकी एज 25 ईयर्स से थी या उससे ज़्यादा थी। तो कई सारे लोगों को राइट्स थी ही नहीं, वेमेन को राइट्स नहीं थी, वोटिंग राइट्स। तो इन सब ने सोचा कि चलो ठीक है, नेशनल असेंबली का रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, फिर भी अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि सबको राइट्स दिलाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, लोग चाय की दुकान पे इकट्ठे होते या कटिंग करवाने सैलून्स में जाते थे, वो सब जगह लोग यही बातें करते कि अब क्या क्या चेंजेस लाने हैं। ऐसे करके क्लब्स बनना शुरू हो गए, या छोटे छोटे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, पॉलिटिकल क्लब्स जिनको हम बोलते हैं। और ये आपस में बात करना शुरू कर दिए इन्होंने कि क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करके इनकी प्लानिंग शुरू हो गई। जो सबसे सक्सेसफुल क्लब, या जिसे हम कहें, वो था द जैकोबाइन क्लब। जैकोबाइन क्लब, जैकोबाइन इसका नाम यहाँ से हुआ कि सेंट जैकब थे फ्रांस में, उनके कॉन्वेंट का नाम था, शायद कॉन्वेंट से कुछ इंस्पायर हुए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने इस क्लब का नाम रखा द जैकोबाइन क्लब, या हो सकता वहाँ रहते हों ये जैकोबाइंस, इनका लीडर या इनमें से कुछ। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। वहाँ की औरतों ने भी अपने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए। द मेम्बर्स ऑफ द जैकोबाइन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन। मोस्टली वहाँ के गरीब लोग जो थे, परेशान लोग थे, उन्होंने जैकोबाइन क्लब में ज्वाइन कर लिया सबने। छोटे छोटे दुकानदार, शू मेकर्स, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इनका जो लीडर था, जो जैकोबाइन क्लब का लीडर था, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long stripped trousers similar to those worn by dock workers. जो ये जैकोबाइंस थे, इन्होंने सोचा कि हमें अपने आप को बाकी जो अमीर लोग हैं, या जो स्टेट के साथ हैं, या जो रूलिंग क्लास में हैं, उनसे अपने आप को अलग कैसे दिखाना है। अपना एक तो पहनावा अलग होना चाहिए। वहाँ की जो रूलिंग क्लास थी वो शॉर्ट या नी ब्रीचेस पहनते थे, जो नी तक आते थे, घुटने तक आते थे जो। तो उन्होंने फुल जो कपड़े थे या ट्राउज़र्स थे जो एकदम लोअर एंकल तक पहुँचते थे, उनको पहनना शुरू किया। ये उनकी अलग पहचान हुई। अब हम आगे देखते हैं।
जो जैकोबाइंस थे दे ऑल्सो केम टू बी नोन एज सैंज सैंज क्यूलोट्स, जिसका मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, कपड़ों के लिए बेसिकली। सैंज क्यूलोट्स men wore in addition the red cap that symbolized liberty। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कुछ हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, जो उस टाइम रेवोल्यूशनरी सिंबल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, और उसमें से एक था रेड कैप, जिसको हमने बताया था कि ये फ्रीडम की निशानी है। जो स्लेव फ्री कर दिए गए उनको टाइप ऑफ रेड कैप पहन लिया करते थे, सिंबलाइज करने के लिए कि चलो अब हम फ्री हैं, पहले हम स्लेव थे। वेमेन हावर वर नॉट अलाउड टू डू सो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, विमेन ये कैप पहनने के लिए अलाउ नहीं थी। इसका मतलब है कि दे वर स्टिल नॉट फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. अब नेशनल असेंबली आ गई और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर भी महंगाई काफ़ी हद तक थी वहाँ पे। जैकोबाइन ने सोचा कि यार ये कम होनी चाहिए, सबको राइट्स मिलनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब ये सब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इन सब का फ़ायदा उठाना शुरू किया जो भी इस हाई प्राइजेस से परेशान थे। मतलब रेवोल्यूशन और आगे जाने लगा। 10th of August को इन 1792 ऑन 10th of August उन्होंने जाके घुस गए वो पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में, जहाँ किंग के गार्ड थे, किंग था, तो किंग के गार्ड्स को मार डाला और किंग को अपने अंडर में कर लिया फॉर सेवरल, कई घंटों तक उसको अपने साथ ही रखा या परेशान करने का रखा उन्होंने। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। फिर असेंबली को पता चला इस मैटर के बारे में, तो उन्होंने जो भी चार्जेस थे किंग पे, या जो भी ये था कि किंग ये कर रहा है गलत, वो कर रहा है, तो उसके चार्जेस में जो रॉयल फैमिली थी, किंग क्वीन और उनके बच्चे या जो भी हो, उन सबको इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डालने को वोट कर दिया, ये कर दिया कि चलो जेल में डाला जाना चाहिए नेशनल असेंबली ने। इसके बाद इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन में एक अच्छी बात बहुत ही देखने को मिली कि जो भी 21 ईयर्स या इससे ज़्यादा एज के जो भी लोग थे उनको राइट टू वोट दे दी गई। लेकिन फिर एक और चीज़ जो देखने वाली थी, वीमेन हैड नो राइट टिल नाउ। और फिर हम देखते हैं कि अब क्योंकि इनकी राइट्स नहीं मिली थी इनको, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन के लिए डेफिनेटली जाएंगे या चाहेंगे कि रेवोल्यूशन हो, हमें भी राइट्स मिले। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो इलेक्शन पहली बार हुए और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है, जो लोग चुनकर आए गए, उनको इकट्ठा करके हमने बोला, या असेंबली जो बनी उसको हमने बोला कन्वेंशन। और जैसे ही कन्वेंशन आया, उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने ये किया कि मोनार्की हटा के फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, जो हम पढ़ने वाले थे स्टार्टिंग में। मैंने बोला था कि ये हम पढ़ने वाले हैं आज। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including head of the government. ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होगी वहाँ पे, मतलब राजा या उसका बेटा राजा नहीं बनेगा। अब चुनाव होंगे और चुनाव से चुन के जो लोग आएंगे वो ही यहाँ पे रूल करेंगे, या यहाँ से गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। लुई 16 हमने देखा था कि इसने प्रशिया की गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिए थे, और पेरिस के बाहर से या फ्रांस के बाहर से लोगों को बुलाना इसने चाहा था कि हम बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो इस पे देशद्रोह का चार्ज था, ट्रेशन जो इसे हम बोलते हैं, और इस चार्ज में कोर्ट ने इसको डेथ सेंटेंस सुनाई कि इसको मौत की सज़ा सुना दी गई। और फिर ये पब्लिकली, मतलब सबके सामने इसको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड नाम की जगह है ये, क्योंकि फ्रांस में है तो पैलेस ऑफ कॉनकॉर्ड ऐसे कुछ इसका नाम शायद होगा। कि द क्वीन मैरी एंटोइनेट, जो कि प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, जिसकी शादी हुई थी किंग लुई 16 से,
इसको भी लगभग सेम ही इसके साथ हुआ। इसको बाद में मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था मौत की सज़ा सुना के। इसके साथ ये थोड़ा दिन बाद हुआ था। अब इलेक्शन हो चुके थे, फिर क्या हुआ? इलेक्शन हमने देखा कि हो चुके थे। इलेक्शन में हुए तो पावर में कौन आया? पावर में आए द जैकोबाइंस, जो क्लब हम पढ़ रहे थे कि ये क्लब बना, बहुत ही सक्सेसफुल क्लब जो था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, ये 1 साल का पीरियड। अब 1 साल क्यों, ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कि 1 साल की ही बात हम क्यों कर रहे हैं। ये पीरियड जो है ये रेन ऑफ टेरर इसको बोल दिया गया। क्यों बोला गया ये हम देखते हैं। रेन ऑफ टेरर, टेरर मतलब दहशत, भय, डर, भयानक। रेन मतलब रूल। उस टाइम जो टाइम था वो एकदम दहशत का टाइम चल रहा था। और खास बात ये कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये चुनाव लड़के आए थे ये लोग जो रूल कर रहे थे, और इतनी दहशत इन्होंने फैला रखी थी। रोबेस्फियर जो था ये लीडर बन चुका था चुनाव के बाद, चुनाव जीत चुका था ये। इसने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ये पनिशमेंट बहुत डिफ़िकल्ट पनिशमेंट देना शुरू कर दिया रोबेस्फियर ने। इसको लगे जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट हैं या जो भी चाहते हैं कि चुनाव के अलावा कोई और सरकार हो या चुनाव के समर्थन में नहीं है जो भी, उनको ये अपना दुश्मन मानता था और उनको ये चाहता था कि ये सारे मारे जाएं कुछ भी करके, उनको पनिशमेंट मिलेगी। ओके कई बार तो इतना ज़्यादा ये दहशत फैला देता था कि इसकी खुद की पार्टी की, रोबेस्फियर की खुद की पार्टी, जैकोबाइंस की जो पार्टी बनाई हुई इन्होंने, उनकी खुद की पार्टी इसको पसंद नहीं करती थी कई बार। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टन, और ये जिसको बोलता था कि ये गलत है या ये देश के खिलाफ है, अगर कोर्ट को लगे कि ये गिल्टी है या इनके वो है तो इनको गिलेटाइन कर दिया जाता था। The guillotine is a device consisting of 2 poles and a blade with which a person is beheaded. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. इसने सब कुछ अपने हिसाब से फिक्स कर दिया, वेजेस, प्राइजेस, और वहाँ इक्वलिटी का इतना भूत सवार हो चुका था इस पर कि इसने उनको, पेजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपने ग्रेन सिटीज़ में लाएं कुछ भी करके, उनको बेचें और यही खाएंगे, ये आटा ही खाएंगे, ये आटा इससे अच्छा नहीं खा सकते बिकॉज ये बहुत महंगा होता है और सब नहीं खा पाएंगे इसको। इस तरीके की इसने चीज़ें लाना शुरू कर दी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्जर एंड मैडम, ऑल फ्रेंचमैन एंड वेमेन वर हैंडसम सिटोयन एंड सिटोयन। ये बहुत ही अच्छा इसने जो किया था वो तो ये था कि वहाँ जो पहले जो बड़े लोग थे या उनको मॉन्जर या सर बोलते थे और मैडम बोलते थे, जो वेमेन थी वहाँ की पावरफुल या जो भी हम कहें नोबल क्लास जो थी। लेकिन इसने बोला कि नहीं, सारे फ्रेंच के जो भी लोग हैं वो सिटीज़न हैं और सभी सिटीज़न ही हैं, जो मेन हैं वो सिटोयन हैं और जो वेमेन हैं वो सिटोयन हैं। चर्चेज़ वर शट डाउन, चर्चेज़ बंद कर दिया गया और चर्चेज़ को बैरक्स या ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने चार्ज इस पे किया कि यार तुम ही गलत कर रहे हो, काफ़ी कुछ गलत कर रहे हो। इसको कोर्ट में ट्राई किया गया और जुलाई 1794 में ये अरेस्ट करके इसको नेक्स्ट डे गिलोटाइन कर दिया गया। अब मैंने बोला था कि क्यों हम 1 साल का रेन ऑफ टेरर है, ये कम से कम जब तक होना चाहिए तब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों था 1 साल का, सिर्फ बिकॉज सिर्फ 1 साल बाद ही इसको मार दिया गया था ऑन सम चार्जेस। कुछ इसकी गलती थी रूल करने में और गवर्नमेंट ने इसको बोला कि ये गलत है और इसको गिल्टी प्रूव किया गया और फिर इसको गिलोटाइन कर दिया। गिलोटाइन हम देख चुके हैं, गिलोटाइन मतलब मशीन से बिहेड कर देना। ओके नेक्स्ट, अब क्या हुआ फिर नेक्स्ट, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी, वहाँ फिर से जैकोबाइन गवर्नमेंट जो थी वो गिर गई और फिर पावर में आई जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, वो पावर में आना शुरू हुए। उन्होंने धीरे धीरे लोगों तक बीच गए और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया जैकोबाइन गवर्नमेंट गिरने के बाद। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस। फिर से वही, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट नहीं करने देंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसने बोला कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाली, 2 काउंसिल होंगी, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, शायद ऐसा कुछ सिस्टम लाने की कोशिश की गई होगी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। उसके बाद ये दोनों मिलके एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी या डायरेक्टरी बनाएंगे जो है एग्जीक्यूटिव।
और फिर ये 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी होगी ये रूल करेगी। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि अभी इसके पहले एक कोई बंदा होता था, उसको लीडर बना दिया जाता था, जैसे रोबेस्फियर को बनाया था। लेकिन वो एक बंदा इतना ज़्यादा ऑटोनोमस हो जाता था कि वो किसी की सुनता ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी सुनता था। तो मोनोपोली इतनी हैवी हो जाती थी कि वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने जिस मन में आएगा वो करेगा। तो इसको रोकने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई गई 5 लोगों की। However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. अब फिर क्या हुआ? अब हम सोच ही सकते हैं क्या होता है। जो काउंसिल थी वो चाहती थी कुछ और करना, डायरेक्टर्स मिलके कुछ और करना चाह रहे हैं। तो फिर वो काउंसिल के पास राइट थी कि ये हटा दें उसको, डायरेक्टरी को। तो ये हटा देते उसको बार बार, फिर बार बार किसी और को चुनेंगे, फिर वो भी यही करेगा। तो स्टेबिलिटी हो ही नहीं पा रही थी। जिसको भी ये 5 लोग चुनकर लाते थे, 5 लोगों को काउंसिल में से, वो सब के सब कुछ ना कुछ लफड़े कर देते थे। और वो चाहते थे कि अपने हिसाब से काम करें, काउंसिल चाहती थी कि अपने हिसाब से काम करे। तो ये इसमें चलता रहता था, वो इनको हटा देंगे, फिर नए बनाएंगे, फिर नए यही सब करेंगे, फिर ये सब चल रहा था लगातार। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कोई फिक्स डायरेक्टरी थी ही नहीं, हर दिन चेंज होनी है, ऐसा सिचुएशन बन गई थी। इससे क्या हुआ? इससे जो रास्ता बनने लगा मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। आर्मी वहाँ परेशान हो गई। आर्मी में जो पावरफुल था या अच्छा जो योद्धा था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने मौका देखा और उसने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया मिलिट्री डिक्टेटर बनने का। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remain inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of Europe during the following country. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती गई। पहले मोनार्की थी, फिर मोनार्की हटा के रिपब्लिक आई, फिर रिपब्लिक ही चली, पर डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी मतलब रिपब्लिक का ही पार्ट है, डायरेक्टरी भी वो भी इलेक्टेड ही थी। लेकिन 1 मैन रूल से 2 3 4 5 लोग रूल करने लगे, फिर ऐसा हो गया। तो फॉर्म गवर्नमेंट चेंज होती रही टाइम टाइम पे, लेकिन उन सब में चेंजेस लाना चाहते थे लोग, और उनका मोटिव रहता था चेंज लाना या और बेटर फॉर्म गवर्नमेंट करना। लेकिन उन सबको मोटिवेट क्या चीज़ करती थी ये सब करने के लिए? वो चाहते थे कि हम फ्री रहें, आज़ाद रहें, इक्वलिटी हो, और लॉ जो हो वो सुप्रीम हो, या सबके लिए बराबर लॉ हो, और भाईचारा। ये 3 चीज़ें जो थी वो ये उनको मोटिवेटेड रखती थी और रेवोल्यूशनाइज करने को फ्रांस को। ओके, अब हम देखते हैं, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या वहाँ की महिलाएं जो थी उन्होंने रेवोल्यूशन में कुछ उनकी हिस्सेदारी थी? डेफिनेटली थी, डेफिनेटली। हमने जैसे देखा कि जो वीमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ क्लब्स बनाए थे, ये हमने पहले से देख चुके हैं। इनको अलग इनके एस्पिरेशंस थे। ये चाहते थे कि इनको राइट्स मिले, ये चाहते थे कि इनको मैन के बराबर समझा जाए, ज़बरदस्ती शादी ना की जाए इनकी कहीं। इनके हिसाब से थोड़ा सा इनसे पूछ लिया जाए कि कहाँ इनको डाइवोर्स के लिए इनको जगह चाहिए, कि अगर इन केस हम परेशान हैं तो वी कैन गो फॉर डाइवोर्स। ये सारी इनकी डिमांड्स थी, और ये सारे को लेके ये इन्होंने कहा कि चलो यार, इन सारे एस्पिरेशंस, इन सारे मकसद से ये रेवोल्यूशन में शामिल होते गए टाइम टाइम से। इनको राइट्स अल्टीमेटली फिर इनको राइट्स दी गई, वो दी गई 1946 में। इसके पहले इनको राइट्स मिली ही नहीं, और ये बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रांस में हुई, पूरे दुनिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई 19th और 20th सेंचुरीज़ में। 19th सेंचुरी मतलब 1880 90 समथिंग, ये लेट 19th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी मतलब 1920 1910 1930 के अराउंड ये पूरी दुनिया में विमेन राइट्स को लेके मूवमेंट चलाए गए, और उसके चलते फ्रांस ने फिर 1946 में विमेन को वोटिंग राइट दी। ओके, अब हम ये ऑलमोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेव दास, दास, या फिर हम कहें नौकर तो नहीं, नौकर से और गिरा हुआ शब्द होगा स्लेवरी। वन ऑफ द दास कह सकते हैं ना, दास यू माइट हैव गॉट।
One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. जो जैकोबाइन थे, मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, इनको एकदम पागल हो चुके थे इक्वलिटी इस वर्ड से। इनको था कि सब बराबर हैं यार, कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ मतलब जो राजा था फ्रांस का, उसने कुछ कॉलोनी या जैसे अंग्रेज़ों ने अपन पे राज किया था, ऐसे ही फ्रांस के राजा ने भी कहीं 3-4 जगहों पे या कई सारी जगहों पे राज किया था। तो अब क्योंकि वहाँ राजा चला गया, अब वहाँ इलेक्टेड हेड हो गया, या वहाँ प्रॉपर रिपब्लिक आ चुकी थी फ्रांस में, तो जो भी कॉलोनीज़ थी राजा ने बनाई थी, राजा जिन पे राज करता था, वो सारी इसके अंडर में आ जाएंगी फिर, जो फ्रांस में अभी गवर्नमेंट होगी। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं अभी, जो फ्रेंच कॉलोनीज़ उनको हम बोल रहे हैं। तो जो भी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वहाँ पे उस टाइम, जैकोबाइन जो थे उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच कॉलोनीज़ में भी जो हम स्लेव हैं, या वहाँ पे हमने जो अपने दास बना रखे हैं, उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए। वो सब आज़ाद हो जाए, सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए। वो कॉलोनी हमारी रहेगी लेकिन दर्जा सबको बराबर मिलना चाहिए। उनको कॉलोनीज से टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी ये सब मिलते थे। असल में टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी ये ऐसी फसलें हैं ये कि इनमें क्या होता है, इनको प्लांटेशन क्रॉप्स हम बोल सकते हैं। इनका प्लांटेशन ऐसे होता है कि पहले छोटे छोटे इनके बीज डाल दिए जाते हैं, छोटे पौधे आ जाएंगे कहीं पे, फिर उन पौधों को निकाल के बड़े एरिया में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए पड़ती है, लेबर या काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए पड़ते हैं। तो वो काम यूरोपियंस तो करेंगे नहीं, करना चाहते नहीं थे, तो उस काम के करने के लिए इनको लोग चाहिए पड़ते थे, स्लेव्स। तो वो ये अफ्रीका से लेके जाते थे, और अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, यहाँ पे इनका ट्रेड चलता था। स्लेव को ख़रीद लेते थे ये अफ्रीका जाके, अफ्रीका से कुछ पैसों में सिर्फ ख़रीद लेंगे और कहेंगे कि हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगी, ये होगा वो होगा, और शिप में भरे एक बार, फिर सब कुछ भूल के अपने हिसाब से वहाँ कहते कुछ और थे, और फिर यहाँ बना के उनको स्लेव बना लेते थे, और फिर यहाँ पे कुछ और करवाते थे। ये सब होने लगा। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। ये आप समझ सकते हैं। ओके ओके ओके। अब जो नेशनल असेंबली है उसने डिबेट तो करती थी वो बहुत ज़्यादा कि हम स्लेवरी ख़त्म करेंगे, पर स्लेवरी ख़त्म नहीं कर रही थी वो, बिकॉज जो बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया था उसको, थर्ड एस्टेट के बिजनेसमैन ने उस टाइम रेवोल्यूशन में, वो सब नाराज़ हो जाते। उनकी पूरी कमाई स्लेव ट्रेड से ही होती थी, तो वो तो इसका साथ दे ही नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर जब जैकोबाइन आए उन्होंने इसको ख़त्म करने का सोचा, और 1794 में उन्होंने बोला कि हम सब स्लेव्स को ख़त्म कर देते हैं, स्लेवरी ख़त्म कर देते हैं और स्लेव्स को आज़ाद कर देते हैं। This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. पर जैसे हमने देखा अभी कि नेपोलियन बोनापार्ट ये पावर में आने ही वाला था, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाने ही वाला था, और जैसे ही ये आया अराउंड 10 साल, 1794 के 10 साल बाद इसने वापस से स्लेवरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और वापस से स्लेव्स बनाना शुरू कर दिया। और जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको उनकी आज़ादी तो थी ही, उनको ये भी आज़ादी लगने लगी कि लोगों को स्लेव बनाया जाए, इसको भी वो आज़ादी समझने लगे। अफ्रीकन जो नीग्रोज थे, नीग्रोज एक्चुअली ये बहुत गलत शब्द है उनको यूज़ करने के लिए, लेकिन उनको बोला जाता है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अफ्रीकन नीग्रोज को एनस्लेव करना, उनको स्लेव बना लिया जाता था। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848। फिर जो स्लेवरी है वो फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 में ख़त्म कर दी गई। अब द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रेवोल्यूशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, हम समझ सकते हैं वहाँ क्या चल रहा होगा। मैगज़ीन बनती होंगी, न्यूज़पेपर बनते होंगे, डिलीवर होते होंगे, लोग भड़क जाते होंगे, सब परेशान होते होंगे, फैमिलीज़ में हिंसा होती होगी, लोगों को मार दिया जाता होगा, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही होंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब बेस्टाइल डिस्ट्रॉय किया गया 1789 में,
तो सेंसरशिप को बंद कर दिया। सेंसरशिप मतलब है बंद कर दिया होगा। सेंसरशिप का मतलब है कि कुछ भी न्यूज़पेपर में जो छपना है, न्यूज़पेपर या बुक्स में या मैगज़ीन में कुछ भी छपना है, उसके पहले उसको चेक होना। गवर्नमेंट उसको चेक करेगी क्या छप सकता है क्या नहीं छप सकता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख नहीं सकते आप। तो ये सब सेंसरशिप का हिस्सा है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता होगा, ये सब आर्टिकल्स लिखे जाते थे पेपर्स में, पैम्फलेट्स में, बुक्स में, प्रिंटेड पिक्चर्स में, लोगों को बांटते जाते थे कि यार ये सब गलत हो रहा है हमारे साथ। रेवोल्यूशन के पहले की बात है ये, और रेवोल्यूशन के टाइम जब चल रहा था उस टाइम की भी लोगों को वो करने के लिए गाने गाए जाते थे, सॉन्ग्स, प्लेस, ये सब चलता रहता था। ये सब वी कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। ओके, कंक्लूजन। अब हम देखते हैं आखिरी में कैसे क्या ख़त्म हुआ। ओके, इन 1804 हमने देखा 1794 में स्लेवरी ख़त्म हुई, और 10 ईयर्स लेटर 10 ईयर्स लेटर वापस से स्लेवरी आ गई। क्यों आई? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। ही सेट आउट टू कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, और क्योंकि ये एम्परर, इसने फ्रांस को खुद को बना के घोषित कर दिया, और फिर इसने सोचा कि यूरोपीय की सारी कंट्रीज़ इसके कब्जे में हों, वहाँ के जो भी राजशाही परिवार हैं उनको सब ख़त्म कर दिया जाए, और सारी किंगडम इसके अंडर में आ जाएं। ये इस पर निकल पड़ा। इसने कई जगह किया भी, अपनी फैमिली, वहाँ के राजाओं को ख़त्म कर दिया और अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर सेटल कर दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और ये खुद को मानता था कि यूरोप में जो मॉडर्निटी लाना है वो ये ला रहा है। नेपोलियन ऐसा सोचता था। He introduced many such laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures. Uniform system of weights and measures मतलब weights and measures का system, one second, okay, provided by decimal system. सब जगह पे जैसे हमारे यहाँ किलोज़ है, किलो है, जो किलो है वो एक सिस्टम ऑफ वेट है, वेट एंड मेजर कह सकते हैं उसको, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, या मीटर ग्राम सेकेंड, ये सब अपना सिस्टम है। तो इसने भी पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ इसने रूल किया वो सब जगह एक सिस्टम बना दिया कि 1 मीटर, सब जगह अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जैसे हमारे गांव में ज़मीन का एक अलग वो, जैसे कोई लोग यूज़ करते हैं बीघा, कोई हेक्टेयर, कोई एकड़। तो उसने प्रॉपर कर दिया कि सब जगह एक ही वर्ड यूज़ होगा या एक ही यूनिट यूज़ होगा, कि इसको हम जब एरिया नापेंगे तो ये यूज़ करेंगे, वेट नापेंगे तो ये इसको यूज़ करेंगे, टाइम की बात करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। तो ये था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। पहले लोगों को लगा कि ये सबको राजाओं से आज़ाद कर देगा, पर फिर बाद में समझ में आया कि यार नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बाद में समझ में आया कि ये तो सबको सिर्फ ख़त्म करने आया और अपना रूल सेटल करने आया है, ना कि राजाओं से लोगों को आज़ाद करने। He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had impact on people long after Napoleon had left. ये एक वाटरलू की जो लड़ाई थी उसमें ये हार गया 1815 में, और उसके बाद इसका धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो गया, इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. Liberty और democratic rights जो थे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजा कि सबको फ्रीडम होनी चाहिए और सबके पास डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट मतलब राइट टू वोट, या फिर राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने की राइट होनी चाहिए सबके पास। तो ये सारे मैसेज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने था इसने पूरी दुनिया में भेजे। Okay, so this much, this is the completion of French Revolution. That's it. So thank you guys for staying with us throughout the lecture. Thank you so much. Okay, complete हो चुका French Revolution. Thank you so much.